हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स देखेंगे। एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। ये चैप्टर 12 है आपके एनसीईआरटी का क्लास 10 का। तो हम डायरेक्टली वीडियो में मूव करते हैं। क्लास 10 का एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स स्टार्ट्स। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 12.1 मैंने पहले ही बताया। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिखा है। यहाँ पे ये डेफिनेशंस एक्चुअली मैंने लिखा है जो आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप सर्कल्स पढ़ रहे हैं। तो पहला चीज देखिए कि सर्कल इज टर्म्ड एज लोकस। लोकस मतलब होता है कि कलेक्शन। लोकस ऑफ व्हाट? लोकस ऑफ पॉइंट्स ड्रॉन एट एन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, उसके बाजू में ही और एक पॉइंट लिया जो उसको जस्ट टच करता है, और ये प्रोसेस मैं फॉलो करते गया। हर एक में जगह मैं पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि पिछले पॉइंट को जस्ट टच करता है। और जैसे ये लास्ट पॉइंट जो मैं ड्रॉ करूंगा फर्स्ट पॉइंट को फिर से टच करेगा और एक गोलाकार बनेगा, रिंग शेप टाइप का, तो उसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि जो बीच में, एकदम बीच में जो पॉइंट है, एकदम अगर कोई पे बीच में पॉइंट है, हर जगह से बीच में पॉइंट जो है, उस पॉइंट से हर एक पॉइंट जो मैंने ड्रॉ किया है, हर एक पॉइंट में दूरी सेम होना चाहिए। तो मैंने ये क्राइटेरिया आपको मेन जो बताया वो ये है कि दूरी जो है वो उसमें सेम होना चाहिए। यहाँ पे यही यहाँ पे बताया गया है इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस। और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, जिस पॉइंट से वो हर एक पॉइंट का दूरी सेम होगा, तो वो जो बीच का पॉइंट है उसे हम डिनोट करेंगे O से, और इसे हम बोलते हैं सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, लोकस ऑफ पॉइंट पढ़ा, सेंटर क्या होता है ये देखा। लेकिन इन दोनों के बीच में जो दूरी है, हर एक के बीच में दूरी तो सेम होगा। तो बीच में जो दूरी है, अगर मैं ऐसे मान लूं ये दूरी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो है इसको हम R से डिनोट करेंगे, और ये हम बताएंगे रेडियस। तो रेडियस क्या है? सेंटर टू बाउंड्री जो टच करता है, वहां पे जो पॉइंट है आउटर लाइन में, उसका जो दूरी है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द आउटर लाइन इज इट्स रेडियस। और ये रेडियस क्या है? सेंटर हर एक जगह में सेम है। आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, आप इसके जस्ट पास ड्रॉ कर लो, आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, हर एक जगह में रेडियस सेम मिलेगा आपको। ये है रेडियस और सेंटर का आपका मैंने जो बताया डेफिनेशन। अब नेक्स्ट डायमीटर। डायमीटर क्या है? अगर आप एक सेंटर यहाँ पे देख लो और सेंटर को डायरेक्ट एक लाइन से ऐसे आप क्रॉस कर दो, ये पॉइंट आप A मान लो, ये पॉइंट आप B मान लो, और ये सेंटर है। सेंटर के ऊपर से अगर A और B दोनों टच कर रहा है, तो यहाँ पे फुलफिल क्या हो रहा है कि ये आपका एक रेडियस बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका एक और रेडियस बन जाएगा। इसको हम R डैश से मान लेते हैं। तो दो आपका R मिल गया, ये एक R, ये एक R, राइट। इसमें R डैश इज इक्वल टू R है क्योंकि OB और AO सेम है। ये आपने क्लास 9 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे सर्कल्स में, मुझे पता है, थ्योरम्स बहुत सारे थे उसमें। तो AO इज इक्वल टू OB होगा। इसका मतलब है कि ये जो दूरी है, ये क्या होगा? AB का वैल्यू जो होगा वो होगा R प्लस R, मतलब AO और OB, इन दोनों का सम। तो ये वैल्यू होगा 2R। तो ये जो वैल्यू है 2R, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। और इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है कि डायमीटर ऑफ सर्कल जो होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब अगर मैं पूरे सर्कल को एक यूनिट मान लूं, मतलब मान लेता हूं कि मैं ये 1 है, इसका वैल्यू 1 है 1, तो ये हाफ बन जाएगा और ये हाफ बन जाएगा। तो ऐसे बनाते हैं डायमीटर, जो सर्कल का को दोनों एरिया में डिवाइड करता है और दोनों एरिया इक्वल होता है, मतलब हाफ होता है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा सर्कल का। पहला जो प्रॉपर्टी है सर्कल में वो है कि ये 2D फिगर है, मतलब फ्लैट सरफेस। आपको पता होगा कि फिगर दो तरीके के होंगे डायमेंशन बेस्ड, 2D और 3D।
2D क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बस लेंथ और ब्रेथ ये आएगा। 3D क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और साथ ही साथ आपको हाइट भी दिखता है, तो इसलिए 3D, 3 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। तो ये एक 2 डायमेंशनल है। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये 2 डायमेंशनल है। इसका जो भी कुछ है ये सारा रेडियस ही है। लेंथ ब्रेथ आपको जैसे कि एरिया इसमें दिख जाएगा, इसमें दिख जाएगा, इसमें दिख जाएगा, लेकिन इसमें आपको नहीं दिखेगा। तो लेकिन ये एक फ्लैट सरफेस है, इसलिए ये 2D है। सेकंड, इसका जो भी कुछ है लेंथ ब्रेथ सब रेडियस ही आप मान सकते हैं इसको। सेकंड, फ्लैट सरफेस होने के साथ साथ ये क्लोज्ड कर्व फिगर है। कर्व है, एक होता है लाइन, एक होता है कर्व। ये कर्व फिगर है और ये क्या है? ये क्लोज्ड है, कहीं से भी इसमें ओपनिंग नहीं है कोई, ये क्लोज्ड फिगर है। उसके बाद यहाँ पे नो एजेस, मतलब कोई साइड्स नहीं है, नो साइड्स, नो कॉर्नर्स। अब कॉर्नर्स का मेरा मतलब है वर्टिसेस आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको कॉर्नर्स मिल जाएंगे, आपको साइड्स मिल जाएंगे, लेकिन सर्कल में आपको कोई साइड्स नहीं मिलेगा क्योंकि ये कर्व सरफेस है। सेकेंडली, इसमें कोई आपको एजेस, कोई कॉर्नर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ये विदाउट एनी कॉर्नर्स है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हम डायरेक्टली नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और चैप्टर में एंटर करते हैं। तो मेरा पहला जो चैप्टर में मुझे बताया गया है वो है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ सर्कल। आपने पेरीमीटर का मतलब क्या समझा है? कि जो बाउंड्री होता है, राइट? कोई भी 2D फिगर का अगर कोई बाउंड्री मुझसे पूछे, मैं उसे पेरीमीटर से डिवाइड मतलब डिनोट करता हूं। तो इसमें पेरीमीटर अभी क्या होगा? बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये जो मैंने नीले से ऐसे डार्क ऐसे ब्लू से मैंने इसको डिनोट किया है, ये बाउंड्री। तो ये बाउंड्री को हम, क्योंकि ये एक सर्कल का है, तो हम इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बताते हैं? सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस में मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि मैं इसको O मान लूं, इसको मैं O मान लेता हूं, इसको भी, तो ये डिस्टेंस मेरा क्या है? R। तो ये डिस्टेंस मैंने क्या माना? R है। ये यहां से यहां तक डिस्टेंस भी क्या बनेगा? R। तो ये टोटल अगर मैं A और B मान लूं, तो AB का जो वैल्यू मिलेगा मुझे, वो क्या मिलेगा? R, ये R यहां से यहां तक, और फिर यहां से फिर से मुझे इतना तक चलना पड़ेगा, तो R प्लस R, 2R, और इसे हम क्या बताते हैं? डायमीटर। तो सरकमफेरेंस जो होगा यहाँ पे, वो होगा डायमीटर इंटू पाई, या इनका जो रिलेशन होगा वो ये होगा, सरकमफेरेंस बाय डायमीटर इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे पाई क्या है? देखिए, पाई एक वैल्यू है जिसको हम 22/7 से डिनोट करेंगे। हमने पहले भी ये देखा था रियल नंबर्स में, कि मैंने बताया था आपको कि पाई का जो वैल्यू है वो एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। और एनसीईआरटी में ये भी बताया गया है कि जो ग्रेट इंडियन जो हमारे मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट, उन्होंने इसका एक अप्रॉक्स वैल्यू दिया था हमें 22/7, ताकि हम इसमें जो भी कैलकुलेशन है वो प्रॉपरली कर सकें। क्योंकि इरेशनल नंबर में आपको पता ही होगा कि बहुत बड़े नंबर्स आते हैं, बहुत की बड़े नंबर्स आते हैं जो कि जिसमें हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें पाई का क्या वैल्यू लेना है? 22/7, ये फ्रैक्शन में लेना है, और क्या लेना है? 3.14, ये दोनों ही वैल्यू लेना है हमें। तो हमारा सरकमफेरेंस का वैल्यू क्या होगा? ये होगा पाई इंटू डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है हमारे, हमें पता है R प्लस R, तो हमारा डायमीटर क्या बन जाएगा? 2R। मतलब टोटल हमारा आंसर क्या बनेगा?
पाई इंटू 2r, थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर। पहले कांस्टेंट टर्म, फिर पाई का वैल्यू, फिर आर, और ये क्या है मेरा रेडियस। कहाँ से आया? क्योंकि 2r मैंने मल्टीप्लाई किया था। तो बहुत ही सिंपल आपका कैलकुलेशन बनेगा यहाँ पे। इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, जो फॉर्मूला है 2 पाई आर या पाई इंटू डायमीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और पाई इंटू 2r ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल। बाउंड्री, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। अंदर का जो एरिया है ये, इसको हम बोलेंगे एरिया। ये जो अंदर का जो भाग है पूरा, अगर हम निकालने जाए कि अंदर में है क्या, उसको हम बोलेंगे एरिया। तो इसका वैल्यू है पाई आर इंटू आर, मतलब पाई आर स्क्वायर। देखिए उसमें भी, मतलब पेरीमीटर में या सर्कमफेरेंस में 2r हमें लगे, पाई आर प्लस आर, यहाँ पे पाई आर इंटू आर। मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू आर, ये हमारा क्या मिल जाएगा एरिया, प्लस करेंगे दोनों r को तो क्या मिल जाएगा सर्कमफेरेंस। आप ये गलती मत कीजिएगा, हर जगह यहाँ पे 2r ही मिल रहे हैं, मतलब 2r ही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा तो क्या बन जाएगा सर्कमफेरेंस। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा एरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डायरेक्ट एग्जांपल में मूव करेंगे। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 per meter is 5280. The field is to be plowed at the rate of 0.50 per meter square. Find the cost of plowing the field. अब देखिए यहाँ पे मुझे बताया गया कि एक मेरा सर्कल है, ये एक सर्कुलर फील्ड है, जहाँ पे अगर आप एक लेबर को 24 रुपए देते हैं हर एक मीटर यहाँ पे फेंसिंग करने के लिए। अब फेंसिंग तो आपके बीच में नहीं होगा, फेंसिंग आपके बाहर होगा बाउंड्री में। तो अगर आप उस लेबर को फेंसिंग करने के लिए हर एक मीटर के लिए 24 रुपए देते हैं हर एक मीटर के लिए, तो ऐसे आपको 24 रुपए एक मीटर के लिए आपने दिया, 24 रुपए और एक मीटर के लिए दिया, तो ऐसे आपको टोटल, जैसे आप n नंबर ऑफ मीटर्स के लिए आपको कितना देना पड़ता है 5280। ठीक है, इतना अमाउंट आपको देना पड़ता है। हर एक मीटर के लिए आप दे रहे हैं कितना 24। टोटल सर्कमफेरेंस, जो टोटल बाउंड्री है उसके लिए क्या दे रहे हैं 5280। तो मुझे ये रुपीस पर मीटर में दिख रहा है, ये रुपीस पर मीटर में दिख रहा है, ये मुझे रुपीस में दिख रहा है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ कि अगर मैं एक मीटर के लिए 24 रुपए दे रहा हूँ और टोटल n मीटर के लिए मैं 5280 दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मुझे n मीटर का वैल्यू कैसे मिलेगा। मैं 5280 को, मैं टोटल जो वैल्यू है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 24 से। क्या कर लूंगा मैं उसको डिवाइड कर लूंगा। तो मैंने क्या बताया आपको, मैं 24 से पूरे वैल्यू को डिवाइड कर लूंगा। एक सेकेंड, मैं 5280 को 24 से डिवाइड कर लूंगा। तो मुझे अभी क्या करना है, मैं क्या निकाल क्या रहा हूँ, मैं सर्कमफेरेंस निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उतना पेमेंट किया है पूरे के लिए। ये मेरा 1 मीटर के लिए है, 1 मीटर के लिए, ये मेरा पूरे के लिए है n मीटर के लिए। तो n का वैल्यू अगर मुझे निकालना है कि कितना मीटर था उसमें टोटल सर्कमफेरेंस, तो मुझे 1 मीटर का जो अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ उससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा 24 1 ज़ा 24, मैं डायरेक्टली इसको जैसे नॉर्मल हम डिवीजन करते हैं 5280 बाई 24, 24 2 ज़ा 48, फिर 48, फिर 24 2 ज़ा 48, फिर यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा 0 रिमाइंडर। तो उसके लिए और एक 0 निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 आया था।
तो मेरा सर्कमफेरेंस क्या बन के आता है 220, ये मेरा सर्कमफेरेंस है। अगर मेरा सर्कमफेरेंस जो है वो 220 है तो मुझे पता है कि पाई 2πr, क्योंकि पाई इंटू 2r था, इज इक्वल टू 220 है। मैं 2 से ये काट देता हूँ, 110 आ जाएगा। पाई का वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको 22/7। देखिए यहाँ पे भी लिखा है 22/7, ले सकते हैं आप 22/7 इंटू आर, 22 इंटू 5 सा 110, तो आर का जो वैल्यू आएगा मुझे मिलेगा 35। तो ये मेरा आर का वैल्यू है। तो आर का मेरा वैल्यू क्या मिला 35। अब ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि देखिए अब मुझे पूछा गया है कि इसी सर्कुलर फील्ड को अगर मैं प्लाउ करूं तो मेरा अंदर में जो एरिया है उसको प्लाउ करने में मुझे कितने पैसे लगेंगे। अगर मैं हर एक मीटर स्क्वायर के लिए, इसमें मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया बताया गया है, हर एक मीटर स्क्वायर के लिए मैं 50 पैसे दे रहा हूं। तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा आंसर, पाई आर स्क्वायर, ये क्या है मेरा एरिया, ये मेरा एक मतलब मीटर स्क्वायर के लिए मैं 50 पैसे दे रहा हूं, तो पूरे एरिया के लिए मुझे कितना देना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 50 पैसे। तो मेरा अमाउंट जो है वो क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 50 पैसे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 22/7 इंटू, यहाँ पे मैंने क्या, मुझे आर मिला था 35, तो मुझे मिलेगा 35 इंटू 35 इंटू 50/100, 50/100 यही मिलेगा। तो देखिए मुझे अब ये बस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 7 5 ज़ा 35, 50 यहाँ पे 2 ज़ा, यहाँ पे 2 यहाँ पे कट गया 11 सा, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा 35 इंटू 5 इंटू 11, मतलब 35 इंटू 5, मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 175, और 175 के साथ फिर से मैं इंटू 11 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 175 और 175, तो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा 1925 रुपीज। ये मेरा यहाँ पे आंसर आएगा। मैंने सिंपल पहले क्या किया, मुझे रेडियस निकालना था, मुझे दोनों वैल्यू अमाउंट में दिए थे, तो मैंने 24 रुपया जो है वो 5280 मैं 24 रुपये से डिवाइड किया, आर निकाला, आर निकालने के बाद मैंने एरिया निकाला, क्योंकि मुझे अब एरिया निकालना था, क्योंकि प्लाउड वाला बताया था। अब हर एक मीटर स्क्वायर के लिए मुझे 0.50 करना है, तो अगर पूरा जो मेरा एरिया निकलता वो मुझे पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में निकलता, तो इस वैल्यू के साथ मैंने डायरेक्टली 0.50 को मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। रेडियस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल है, एक का जो रेडियस है आर वो है 19 सेंटीमीटर, और एक छोटा सा सर्कल है, इसका जो आर का वैल्यू है, इसको हम R1 मान लेते हैं, अगर इसको हमने आर माना है, ये है 9 सेंटीमीटर respectively. अब find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of two circle. तो इसमें ये बताया गया है कि ये सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, इसका जो बाउंड्री है और इसका जो बाउंड्री है, अगर हम सम कर दें तो एक बड़ा सर्कल हमें मिलेगा, मतलब वो बड़ा सर्कल का एक सर्कमफेरेंस के इक्वल है। तो उस सर्कमफेरेंस का रेडियस क्या मिलेगा, मतलब उस सर्कल का हमें रेडियस निकालना है। इसका तो रेडियस हमें पता है, ये r है, ये r1 है, तो इसको हम मान लेते हैं कि r2। तो ये r2 जो है ये इज इक्वल टू है, मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस है ये r प्लस r1 का सर्कमफेरेंस का है। इससे मतलब ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 पाई ऑफ r प्लस 2 पाई प्लस ऑफ r1 इज इक्वल टू 2. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circle 2 pi r2. अब देखिए मुझे r2 निकालना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, 19 इंटू 2 पाई प्लस 2 पाई इंटू 9 इज इक्वल टू 2 पाई r2। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई 19
प्लस 9, यही आएगा। 2 पाई कैंसिल, बहुत ही सिंपल सवाल था। डायरेक्टली हमने कॉमन लेके यहाँ पे निकाल दिया। मुझे बताया गया था 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर टू या 2 पाई आर वन इज इक्वल टू 2 पाई आर टू, तो मैंने डायरेक्टली उससे निकाला, ये दोनों कॉमन मैंने काट दिया, तो मैंने देखा कि 19 प्लस 9 ही आ रहा है उसमें, उसमें कोई अलग कुछ नहीं आ रहा है। टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स मुझे बताया। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा सर्कल है 8 सेंटीमीटर का, ये मैं मान लेता हूँ R1, और एक सर्कल में मान लेता हूँ छोटा सा, इसमें R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब मुझे बताया गया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स हैविंग एरिया इक्वल टू द सम। वहां पे पेरीमीटर इक्वल बताया, यहाँ पे इन दोनों का एरिया जो है इक्वल बताया है, मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया अगर हम करेंगे तो एक बड़ा सा सर्कल का एरिया हमें मिलेगा। तो उस बड़े से सर्कल का मुझे R निकालना है। समझ में आई बात? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पाई ऑफ R1 स्क्वायर, क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। अब इसका एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको R मान लूँ सिर्फ, पाई R स्क्वायर। तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। कॉमन क्या है यहाँ पे, पाई कॉमन है, तो पाई को अगर कॉमन ले ले R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इसको हम काट सकते हैं। पाई इंटू समथिंग, पाई इंटू समथिंग, तो पाई पाई क्रॉस। R1 स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आएगा 64, 6 का स्क्वायर आएगा 36 इज इक्वल टू R स्क्वायर। थोड़ा साइन साइड हम चेंज कर लेते हैं, R को इधर लेके आते हैं। R स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 कितना होगा, देखिए 60 प्लस 30 90, 4 प्लस 6 10, तो 90 प्लस 10 100। तो अगर R इंटू R 100 है, तो सिमिलरली ऐसे दो 10 भी 100 है, तो एक R का वैल्यू हम लिख सकते हैं, एक 10 है हर एक R का वैल्यू, तो R का वैल्यू क्या है 10। या आप सिंपल भाषा में समझिए, तो हमने क्या निकाला, स्क्वायर रूट कर लिया, तो 100 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 10। तो दोनों जगह हमने स्क्वायर रूट कर लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट किया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट किया, इसका स्क्वायर रूट किया तो R मिला, इसका स्क्वायर रूट किया तो 10 मिला। तो आंसर क्या है, देयरफॉर R इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे घुमा के दे सकता है, आपको ये बता देगा R इज इक्वल टू 10 निकालने के लिए, उसके बाद आपको वही प्लाउइंग वाला या फेंस वाला बता देगा कि नाउ फाइंड हाउ मच कॉस्ट इट विल टेक टू फेंस द बाउंड्री ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल या फील्ड, आपको बता देगा एट द रेट ऑफ, मान लीजिए 2 मीटर पर स्क्वायर, 2 मीटर 2 पर मीटर, रुपीज 2 पर स्क्वायर तो नहीं है, यहाँ पे सर्कमफेरेंस पूछे 2 मीटर, तो आपको फिर उसमें 2 पाई आर निकाल के इंटू 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क। इसमें एक आर्चरी का टारगेट मार्क है विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन। यहाँ पे 5 स्कोरिंग रीजन है, ये गोल्ड है, यहाँ पे आप हिट करेंगे तो रेड, यहाँ पे ब्लू, ब्लैक, फिर व्हाइट, ये आपका स्कोरिंग रीजन है। अब बताएं यहाँ पे कि diameter of the region representing goal score is 21। मतलब अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि ये गोल्ड का है, तो मेरा ये जो वैल्यू है ये कितना होगा 21, and each of the other band is 10.5 मीटर सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो मेरा 21 सेंटीमीटर है, और उसके बाद ये हर एक डिस्टेंस 10.5 मीटर का है।
अब मुझे बताया फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। हर एक स्कोरिंग रीजन का मुझे एरिया बताओ। देखिए, अगर ये 21 है तो इसका रेडियस कितना होगा? ये भी होगा 10.5, 10.5 ही होगा। तो यहां से भी ये क्या वैल्यू होगा? 10.5। अब अगर मैं गोल्ड का निकालूं तो मुझे कितना एरिया निकलेगा? पाई आर स्क्वायर तो मेरा वैल्यू है, तो गोल्ड के लिए कितना होगा ये वैल्यू? पाई 10.5 का स्क्वायर। रेड के लिए कितना होगा? देखिए, रेड में क्या हो रहा है कि गोल्ड का 10.5, क्योंकि सेंटर तो एक ही है यहाँ पे। सेंटर क्या है? ए। जिस सर्कल में आपको एक सर्कल में ऊपर ऐसे सर्कल दिखेंगे उसे हम पहला तो बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्यों? क्योंकि उसका जो सेंटर है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही सेंटर है। तो एक ही सेंटर है हर एक में। तो यहाँ पे जो रेड के लिए सेंटर है वही ब्लू के लिए है, वही ब्लैक के लिए, वही व्हाइट के लिए है और वही गोल्ड के लिए है। तो इसमें क्या है? 10.5 है। उसके बाद जो रेड का जो रेडियस है वो क्या है? 10.5 प्लस 10.5, क्योंकि और 10.5 का विद है और सेंटर से आपको जो विद दिखेगा वो सेम दिखेगा। तो हर एक के लिए, तो अगर यहाँ से भी देख ले, यहाँ से भी देख ले, सब 10.5 प्लस 10.5। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? पाई इंटू 21 स्क्वायर। 21 क्यों? क्योंकि 10.5 प्लस 10.5 मतलब 2 इंटू 10.5। नेक्स्ट, ब्लू के लिए आपको क्या दिखेगा? पाई इंटू 3 इंटू 10.5 स्क्वायर। मतलब एक 10.5 गोल्ड का, एक 10.5 फिर रेड का, फिर ब्लू में आ रहे हैं तो फिर और एक 10.5। मतलब टोटल जो रेडियस है गोल्ड से लेके यहाँ तक ब्लू तक टचिंग करता है वो कितना है? 10, तीन ऐसे 10.5 है, तो 3 इंटू 10.5। सिमिलरली ब्लैक में पाई इंटू 4 इंटू 10.5। क्यों? क्योंकि ऐसे चार 10.5 है ब्लू से, गोल्ड से लेके ब्लैक के बाउंड्री तक। उसके बाद व्हाइट में सिमिलरली पाई 5 इंटू 10.5। यहाँ पे स्क्वायर लिखना मैंने भूल गया था, आप मत भूलिएगा। 10.5 यहाँ पे स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर है। ऐसे करके आपको सारे जो वैल्यू है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेंगे। ये यूनिट लिखना भी जरूरी है। आप वैल्यूज जब करोगे, आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो? मैं कोई भी एक वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि मैं ब्लैक का निकाल रहा हूँ, तो ब्लैक में मैंने क्या दिखा है? यहाँ पे कितने नंबर पे ब्लैक है? 1 2 3 4। तो 4 इंटू 10.5, 4 इंटू 10.5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पाई मल्टीपल हो रहा था फॉर ब्लैक। तो मैं एक कैलकुलेशन आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। पाई पाई का भी एक चीज है, जब तक आपको बताया ना जाए पाई का कोई अलग वैल्यू, आप 22/7 लीजिएगा। अदरवाइज आपको क्या बताया जाएगा? 3.14 लेने के लिए। नहीं तो आप क्या लीजिएगा बाय डिफॉल्ट? 22/7। तो 22/7 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 10.5 इंटू 10.5, उसको मैंने स्क्वायर में नहीं लिखा। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। 7 इंटू 15 होता है 105, तो 7 इंटू 1.5 हो जाएगा 10.5। अब 22 इंटू 16 इंटू 115, यहाँ पे 105/100। ये मैं 4 से काट दे रहा हूँ तो ये भी 25 कट जाएगा। 5 21 जा 5 3 जा, ये मेरा वैल्यू आएगा। मेरा जो आंसर आ रहा है 22 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है। अब देखिए 22 और 21 का मैं ऐसे करके मैं ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए मुझे 22 इंटू 22 पता है, मतलब 22 का स्क्वायर पता है 484। तो और 21 यहाँ पे मुझे माइनस करना, मुझे 21 मिला है। यहाँ पे 22 इंटू 21 करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 22 इंटू 21, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 21 का स्क्वायर मतलब 21 प्लस 1 इंटू 21। या आप छोड़िए, आप ऐसे मत कीजिए, आप समझ नहीं पाएंगे अगर। तो मैं देखिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 22 इंटू 21 2 2 4 4 2 6 4 462 आंसर आया। 462 इंटू 12,
तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे ब्लैक के लिए 5544, ये मेरा आंसर आएगा पहला चीज। अब कैलकुलेशन में मैं आपको यही बता रहा था, जैसे मेरा वहां पे था 22 इंटू 21, तो ये क्या है मेरा, ये मैं मान लेता हूँ कोई एक नंबर है ए, ये मैं मान लेता हूँ कोई एक नंबर है बी। लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे कि ए क्या है, ए है बी प्लस वन, यही है ए इज इक्वल टू बी प्लस वन, मतलब 22 क्या है 21 प्लस वन, मैं यही आपको बता रहा था। तो कभी भी आपको ऐसे नंबर्स मिले जहाँ पे 22 या ए जो है ये बी प्लस वन से, बी से एक नंबर ज्यादा, दोनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर को आप ना बी के फॉर्म में ले लीजिए, मतलब छोटे नंबर के फॉर्म में ले लीजिए। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 22 इज इक्वल टू 21 प्लस वन इंटू 21 ए इंटू बी, इसको मैं लिख ले रहा हूँ बी प्लस वन। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी, यही होगा, मतलब 21 का स्क्वायर प्लस 21, 21 का स्क्वायर है 441 प्लस 21, मतलब आंसर आएगा 462। ये आप डायरेक्टली कर सकते थे, मतलब बी स्क्वायर प्लस बी, ऐसे भी आप कर सकते थे। अदरवाइज आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है 22, ये भी कोई बुरा मेथड नहीं है, अगर आपका प्रैक्टिस है आप इसमें भी जल्दी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, four wheels, the wheels of a car are diameter 80 centimeter each। एक कार, मान लीजिए कोई कार है, यहाँ पे 4 व्हील्स हैं, सामने के 2 और पीछे उधर में और 2, तो एक एक के जो डायमीटर है, डायमीटर मान लीजिएगा, डायमीटर क्या है 2r, डायमीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, डायमीटर 2r है, तो ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा है, तो ये क्या है 40, ये भी 40, तो r का वैल्यू क्या है 40, 2r अगर 80 है तो how many revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at 66 km per hour। कार का ट्रैवलिंग स्पीड क्या है 66 किलोमीटर पर आवर, ये मुझे वैल्यू कितने में दिया है मिनट्स में, मुझे ये आवर में कन्वर्ट करना चाहिए। अगर ये मैं पर आवर में देख रहा हूँ तो मुझे हर एक वैल्यू सेम दिखना चाहिए, ये मिनट्स में है, ये आवर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है। तो पहला तो मुझे सेंटीमीटर का वैल्यू किलोमीटर में करना पड़ेगा, तो डायमीटर मेरा 80 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 बाई 10,000, यहाँ पे 1 लाख, हाँ 10,000 1 लाख यहाँ पे आएगा 4 बाई 10,000, ठीक है, ये आपका किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मीटर से आप किलोमीटर में जाएंगे तो इनटू आपका 10,000 होगा, और मीटर टू आप सेंटीमीटर में जाएंगे तो इनटू आपका फिर 100 होगा। तो आप सेंटीमीटर से डायरेक्ट मीटर में जाएंगे तो आपका पहले 10,000 इसके लिए और इनटू 100, तो अच्छा यहाँ पे और एक जीरो लगेगा। अच्छा, आपको अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा, एक सेकंड। पहला देखिए, मैं पहले इसको मैं चेंज कर लेता हूँ आवर में, या इसको मैं सबसे अच्छा चेंज कर लेता हूँ बड़े नंबर में। 66 किलोमीटर है, 66 किलोमीटर मतलब मीटर में, किलोमीटर से अगर मीटर में जाएंगे तो मैं क्या करूंगा इनटू 10,000, उल्टा कर रहे थे हम पिछले बार, उसमें डिवाइड होता, मैंने गलत किया था, मैंने इनटू बताया था, इनटू 10,000 होगा यहाँ पे, ऊपर से अगर नीचे के नीचे नंबर में आएंगे तो इनटू 10,000 मीटर, और यहाँ पे पर आवर है, तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60, और एक मिनट में से कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो ये आपका ऐसा वैल्यू आएगा। डायरेक्टली आप अगर इसको ऐसे कभी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लेके जाएंगे तो आप डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर नंबर को, और अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो 18/5, मतलब इसका उल्टा आप कर सकते हैं, ये आप चीज नोट में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंटू 5/18 करूंगा ऑफ 66,
तो मेरा वैल्यू कितने में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। अब मुझे मीटर पर सेकंड में मिल गया, मैं अब इसको 80 सेंटीमीटर को आराम से मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मीटर में मैं कितने में लिख सकता हूँ, 80/100। और मेरा ये डायमीटर है, तो मेरा रेडियस कितने में होगा, रेडियस कितने में होगा, रेडियस होगा मेरा इसका हाफ, मतलब 40/100। डायमीटर अगर 80 है, रेडियस कितना होगा, 40 होगा। तो उसमें अगर 100 से डिवाइड कर रहे थे मीटर में लाने के लिए, इसमें भी 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर होगा रेडियस। इसको हमने हाफ से डिवाइड किया। और ये टाइम मुझे दिया गया है 10 मिनट्स में, तो मैंने यहाँ पे सेकंड में लिया, मैंने यहाँ पे मीटर में कर दिया, ये भी मीटर में है, बस यही मिनट्स में है। मैं 1 मिनट में 60 सेकेंड, 10 मिनट में 10 इंटू 60, 600 सेकेंड्स। तो मुझे सारा चीज एक कंप्लीट यूनिट्स में मुझे दिख गया। मैंने मीटर पर सेकंड में लिया था, मैंने ये भी मीटर में कर लिया। तो मैंने आपको क्या बताया, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाना है, टाइम से कैसे कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। और एक चीज बता दे रहा हूँ आपको, मीटर से कभी किलोमीटर जाएंगे तो आपको डिवाइड करना है, क्योंकि मीटर छोटा है किलोमीटर से, मीटर इज स्मॉलर देन किलोमीटर। ये आपका क्लास 6 में था, 6 या 7 में था। 10,000 से आप डिवाइड करेंगे, किलोमीटर से आप अगर मीटर में जाएंगे इंटू 10,000 करेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक जान लो, मैं आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, 10,000 में आप करेंगे। और मीटर से अगर आप सेंटीमीटर में जाएंगे, मीटर जो है वो बड़ा है सेंटीमीटर से, इसलिए बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कितने से, 100 से। सेम अगर यहाँ से सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो मल्टीप्लाई नहीं 100 ही करेंगे, यूनिट हमारा 100 ही यूज होगा, लेकिन मल्टीप्लाई के बदले डिवाइड यूज होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, भी हमारे लिए 40/100 है आर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन वो करता है। तो एक रेवोल्यूशन, एक टोटल जो आपका व्हील का जो सरकमफेरेंस है, ये तो रेडियस है, रेडियस से तो आप रेवोल्यूशन नहीं बना पाएंगे, पूरा आपको एक जो सरकमफेरेंस है यही आपका ये रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन। ठीक है, ये एक रेवोल्यूशन है, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2πr। ठीक है, ये आपका एक रेवोल्यूशन है, ये क्या है आपका 1 रेवोल्यूशन। ऐसे कितने रेवोल्यूशन वो करता है, ताकि जब वो मतलब 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जाता है तब, तो कितने रेवोल्यूशन करता है जब वो 66 किलोमीटर मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड में करता है। और ऐसे वो 10 मिनट के लिए करता है, तो 10 मिनट के लिए मतलब 600 सेकेंड्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये आप देख लीजिए, n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन into circumference into time is equal to 66। अच्छा, ये टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 66 इंटू 5/18 इंटू टाइम, मतलब जो डिस्टेंस है उससे, डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम स्पीड इंटू टाइम करेंगे, तभी हमारा डिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होगा, यहाँ पे भी वही डिस्टेंस कवर होगा। मैं आपको फिर से समझाता हूँ ये पॉइंट। वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πr। तो टोटल डिस्टेंस अगर वो कवर करेगा तो वो ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशन देगा। तो मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए ये एक चक्का जो है, ये एक चक्का जो है, एक जो व्हील है, वो ऐसा एक, हर एक व्हील सेम डिस्टेंस। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो पहला व्हील ज्यादा चल रहा है पीछे वाला व्हील कम चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा हर एक के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे, एक रेवोल्यूशन के लिए 2πr,
तो ऐसे अगर मुझे टोटल डिस्टेंस करना पड़ता है तो मेरा क्या होगा आंसर n इंटू टू पाई आर, n इंटू टू पाई आर। अब हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, तो मैंने n का वैल्यू वो n वैल्यू माना है, ये हाउ मेनी, ये वाला पार्ट मैंने n माना है। ईच विल मेक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में। देखिए 10 मिनट तक मैं वो गाड़ी 66 किलोमीटर पर आवर में चला रहा हूँ, 10 मिनट तक, तो मेरा डिस्टेंस वही मिलेगा 10 मिनट तक, 10 इंटू 66 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा टाइम इंटू यहाँ पे स्पीड लग जाएगा, क्योंकि मैं 10 मिनट के लिए वो गाड़ी 66 किलोमीटर पर आवर में चला रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे क्या किया था, हर एक चीज को सेम यूनिट में लेके आया था। तो ये मेरा 600 मिला था, ये मुझे मिला था स्पीड 66 इंटू 5/18। एन मुझे निकालना है, क्योंकि दोनों जगह मैंने डिस्टेंस लिया था, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे मैं n इंटू टू पाई ले रहा हूँ, वो भी टोटल डिस्टेंस है, और यहाँ पे मैं सेम टाइम, उतने टाइम के लिए वो गाड़ी 66 किलोमीटर में चला रहा हूँ। तो मैंने 66 किलोमीटर को पहले मीटर पर सेकंड में लिया है, इसको मैंने सेकंड्स में लिया है। क्यों? क्योंकि ये मेरा वैल्यू मैंने मीटर में लिया था, और इसको मैंने मीटर में लिया है आर को। n इंटू टू पाई इंटू 40 था बाई 100, क्योंकि मीटर में लिया था। पहला चीज डिवाइड करेंगे, जो भी हमें मिलेगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, अच्छा 1 0 कट गया मेरा, 4 150 सा, ठीक है, 3 यहाँ पे हम 350 सा, 3 6 सा, 6 11 सा। तो मेरा यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए, मैं अगर थोड़ा साफ कर दूं, 5 इंटू 11 इंटू 5 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में मेरा क्या आ रहा है, n इंटू टू पाई, ठीक है। अब मेरा पाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे पाई का वैल्यू है 2 इंटू 22/7, ये n का वैल्यू है 5 11 50। देखिए एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में मेन है आपका थिंकिंग, आप कैसे डायमीटर, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे इमेजिन करते हैं, और सेकंड है आपका कैलकुलेशन, बस और कुछ नहीं, बाकी सब फॉर्मूला रटना है वहाँ पे। 50, यहाँ पे 22, 2 11 सा, ठीक है, यहाँ पे 2 25 सा, 11 11 कट गया, 25 इंटू 5 125, 125, ये 2 नीचे आ गया, ये 7 ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू n, यही आपका n का वैल्यू मिलेगा। तो इसमें आपको अगर n यहाँ पे डेसिमल में मिलेगा तो आप यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद है आपको कि मैंने बताया था कि डेसिमल में करना है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, डेसिमल टर्मिनेशन वाला में मैंने दिखाया था रियल नंबर्स में 2 और 5 का मल्टीप्लाई रहेगा। तो अगर 5 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में आएगा 625 इंटू 7/10, ये आपका n का अप्रॉक्स एक वैल्यू मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो रेवोल्यूशन है उसका मतलब क्या है कि लास्ट में कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन पूछा है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसलिए जब आपको डेसिमल में मिलेगा, आपका डेसिमल का जो पार्ट है वो आपको डिस्कार्ड कर देना है, ये वाला डेसिमल का पार्ट आपको डिस्कार्ड कर देना है, मतलब इनकम्प्लीट वाला आपको नहीं पकड़ना है। मान लीजिए कि टायर पूरा ऐसा चला नहीं, यहाँ पे जाके यहाँ पे बंद हो गया, ये नहीं बोल रहा है आपको, पूरा जो कंप्लीट रेवोल्यूशन वो पूछा है, इसलिए तो आपको पॉइंट का वैल्यू आपको नहीं मानना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली 625 इंटू 7 कर दे रहा हूँ, 4200 140 35, यही हो रहा है ना 625 इंटू 7 में। तो 437.5 होता, तो मैं डायरेक्टली इसको 437 लिख रहा हूँ, मैं ये 0.5 को नहीं मान रहा हूँ। तो इतने सारे मुझे रेवोल्यूशंस चाहिए अगर मैं 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उस गाड़ी को 10 मिनट में चलाते रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, tick the correct answer in the following and justify your choice if the perimeter and the area of a circle are numerically equal। perimeter मतलब circumference is equal to area। देखिए पहला तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल्स हो सकता है,
ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये मीटर में निकलता है, ये मीटर स्क्वायर में निकलता है। ऑब्वियसली इसका जो वैल्यू का जो डिग्री है, अगर हम वो ऐसे करके देखें तो वो ज़्यादा है, लेकिन न्यूमेरिकली भी तो हो सकता है, क्योंकि ये अगर हमारा 4 मीटर निकला, ये 4 मीटर स्क्वायर निकल सकता है। न्यूमेरिकली सेम हो सकता है, मतलब 4 ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा में ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बोला ऐसे न्यूमेरिकली इक्वल है, पूरा इक्वल है ऐसा नहीं बोला, ये पूरा इक्वल नहीं हो सकता कभी, क्योंकि यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, ये हमेशा ज़्यादा होगा इसका वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल बस वो 4 यूनिट्स बोला है, तो वैसे न्यूमेरिकल हमें निकालना है। तो यहाँ पे पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ऐसा होगा। अब मुझे बोला है कि रेडियस निकालो इसका, पाई पाई कट गया, 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे कितने आर है, 2 आर है, तो एक आर कट जाएगा, देखिए 2r, r इंटू आर, आंसर जो आएगा वो आएगा 2 यूनिट्स। ये वाला आपका आंसर है। मुझे क्या बोला था, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू एरिया, मैंने दोनों को इक्वेट किया, दोनों का फॉर्मूला डाला सेम, फिर पाई पाई काट दिया और r का वैल्यू मुझे मिला 2। ये मुझे पूछा था न्यूमेरिकली इक्वल, लेकिन वैसे में मैंने आपको अभी बताया कि न्यूमेरिकली इक्वल हो सकता है, लेकिन एरिया हमेशा आपको स्क्वायर में मिलेगा, स्क्वायर यूनिट्स। मान लीजिए कि रेडियस है मीटर में, तो ये आपको हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर जो है या सरकमफेरेंस जो है, यहाँ पे इन दिस केस सरकमफेरेंस, ये आपको मिलेगा मीटर में या सिर्फ यूनिट्स में। सिमिलरली आपको रेडियस या डायमीटर ये भी आपको यूनिट में ही मिलेगा, मीटर में। तो आपको जो यूनिट्स है पहला तो आपको सेम लिखना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये आपका एक्सरसाइज जो 12.1 ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं 12.2 कराने वाला हूँ, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए।